तो लेक्चर नंबर 9 पार्ट बी देखते हैं। ये 4 डिफरेंट क्वेश्चन से मिलकर बना है, मतलब इस लेक्चर 9 बी के अंदर 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इसमें केवल एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो लेक्चर 9 बी 1 इसको मानते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि हमारा स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम कुछ इस तरीके से है, जी इंटू एच एस, ये क्या है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये सबको पता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही होता है ओमेगा एन स्क्वायर, जो कि ओपन लूप गेन के इक्वल है, जिसको हम के मानेंगे, जो कि हमारा वेरिएबल है। ये हमको पता है कि के हमारा 0 से लेके इन्फिनाइट तक वेरी करता ही करता है। और नीचे s इंटू एस प्लस 2 ओमेगा एन, और ये जो पूरा चीज़ है 2 ओमेगा एन, ये हमारे कांस्टेंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक ही चीज़ को वेरी कराना है ना। आप ये समझो कि जाई की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है ओमेगा एन की, बट फिर भी हमें तो एक ही चीज़ को वेरी कराना है, तो सारी चीज़ें कांस्टेंट की तरह ही यहाँ पे काम करेंगी। ओनली के वेरीज एंड अदर वेरिएबल विल बी, और जितने भी वेरिएबल हैं इसके अलावा, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था रूट लोकस पढ़ने के शुरू में, कि ओमेगा एन, ओमेगा डी, जाई, ये सारी चीज़ें हमारी कांस्टेंट की तरह काम करेंगी, वेरी नहीं करेंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये तो बेसिक हमने लिया ही है कि ये हमारा एक बेसिक स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर फंक्शन है, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेते हैं। जी इंटू एच एस को हम लेते हैं के अपॉन एस, एस प्लस 1 के फॉर्म में। और दूसरी चीज़ क्या है कि जितना मैं बताता जाऊँ स्क्रीन पे उतना ही गौर करके देखना है, ध्यान से, पेशेंस के साथ में। तो ये हमारा के अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 है। तो यहाँ से क्या पता चला, हमारा 2 ओपन लूप पोल्स हैं। कितने हैं? 2। एक क्या है 0, एक क्या है -1। तो उन दोनों को यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे, 0 और -1 को। और उसके पहले क्या है कि 2 ओमेगा एन, जो हमारा स्टैंडर्ड वाला सिस्टम ऊपर था, उसको हमने कांस्टेंट मान लिया, 1 कंसिडर कर लिया। तो ये जो हमारा के अपॉन एस, एस प्लस 1 आया, ये ऊपर से ही आया है। जो ऊपर ये है ओमेगा एन स्क्वायर, हमारा ओमेगा एन स्क्वायर, इसको हमने के मान लिया। एस है एस प्लस, और ये जो पूरी चीज़ है इसको हमने 1 मान लिया। लेट, ये चीज़ें अज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, तो हमने 1 मान लिया। तो अब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में होके इस तरीके से बन गया। अब एक क्या है यहाँ पे, हमारा ये पोल है, 2 पोल हैं। अब हमने एक चीज़ क्या सीखी थी कि जितना भी पोल 0 का डिफरेंस होता है, p माइनस जेड या फिर z माइनस पी, जो भी होता है पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो वो हमारा कहाँ बैठा होता है? इन्फिनाइट पे बैठा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पोल्स हैं, इसका मतलब कि हमारे वो जीरोज जो होंगे वो इन्फिनाइट पे होंगे, 2 0। ओके, 2 जीरोज जो हमारे होंगे, ये क्या लिखा है? एट इन्फिनाइट। ये इसी वजह से लिखा है कि 2 जीरोज एट इन्फिनाइट। क्यों? क्योंकि हमने ये सीखा है कि p माइनस जेड या फिर z माइनस पी, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, उतना नंबर हमारा इन्फिनाइट पे होगा। अगर हमारे 2 पोल हमारे हैं एस प्लॉट में, एस डोमेन में, जो कि एक वैल्यू देते हैं हमें, तो बचे हुए 2 जीरोज कहाँ होने चाहिए? वो इन्फिनाइट पे होने चाहिए। मतलब हमें हमेशा क्या करना है कि p इजकल टू जेड। अगर पोल 2 हैं तो और हमने जीरोज को इन्फिनाइट पे बिठा दिया 2 को, तो दोनों का नंबर बराबर हो गया। तो हमेशा हमेशा ये नंबर ही बराबर करना है हमेशा हमें। ओके, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये 0 एज इन्फिनिटी वाला जो पॉइंट है ये। ओके, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या है कि ये 2 रूट लोकस ब्रांचेस इस तरीके से होंगी, नो जीरो इन सिस्टम, सो वेयर रूट लोकस ब्रांचेस अराइव, दे अराइव एट इन्फिनिटी। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि 0 पे ही अराइव कहाँ होता है? रूट लोकस की ब्रांच अराइव कहाँ करती है? 0 पे अराइव करती है। अब कोई भी 0 नहीं है या फिर 0 इन्फिनिटी पे है, तो रूट लोकस की ब्रांच कहाँ अराइव करेंगी? इन्फिनिटी पे अराइव करेंगी। निकलेंगी कहाँ से? निकलेंगी हमारी पोल से। बहुत ही बेसिक बात है, निकलेंगी पोल से और चली कहाँ जाएंगी? इन्फिनिटी पे। थोड़ा सा अगर मैं हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये जो चीज़ है जिसको मैंने अभी सर्कल करके हाईलाइट किया है, ओरिजिन पे के इजकल टू 0, यहाँ पे हमारा के इजकल टू 0 होगा। और क्योंकि जहाँ से भी हमारा रूट लोकस की ब्रांच निकलती है वो सारी ही जगह के इजकल टू 0 होती हैं, तो एक से ज़्यादा के इजकल टू 0 होगा। एक उधर है और एक ये इधर है। इस तरीके से हमारा 2 के इजकल टू 0 है, क्योंकि यहाँ से हमारे रूट लोकस की ब्रांच डिपार्ट कर रही है। ओके, एक हमारा 0 पे है और दूसरा का हमारा -1 पे, क्योंकि दोनों ही पोल है, हमेशा पोल से डिपार्ट करती है, एक -1 से एक 0 से। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात निकल के आती है कि हमारा रूट लोकस एग्जिस्ट कहाँ पे करेगा और कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा और ऐसा क्यों है। तो हमने क्या देखा है कि हमें हमेशा देखना है कि राइट साइड में नंबर ऑफ जो पोल्स और जीरोज होते हैं उनका सम ऑड होना चाहिए, तभी हमारा रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। तो क्योंकि सबसे पहला वाला, ये आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला वाला जो पोल है वो यहाँ पे मौजूद है ओरिजिन पे। तो ओरिजिन के जब आप राइट में देखोगे, ओरिजिन के राइट में, तो आपको एक भी पोल और 0 नहीं दिखेगा। इसका क्या मतलब है? 0 नंबर है। तो ये यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मैं हाईलाइट करके देता हूँ। ये
नो रूट लोकस बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पोल्स टू द राइट ऑफ जीरो, राइट इज जीरो, ठीक है, इज जीरो, ये जो ओरिजिन है इस ओरिजिन के राइट में जीरो है टोटल नंबर ऑफ पोल्स या फिर जीरो उनका सम, तो इसका मतलब है यहाँ पे रूट लोकस हमारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसी तरीके से एक कंडीशन और देखो, अगर आप इस जगह पे कहीं भी देखें, यहाँ पे कहीं भी देखें, इसके राइट में जब आप देखोगे तो आपको दो पोल्स मिलेंगे, एक -1 और एक 0। तो जो दोनों पोल्स मिल रहे हैं तो उनका क्या नंबर है, 2। 2 क्या होता है, इवन, ये इवन है। इसका मतलब कि इस जगह पे जहाँ आप चेक कर रहे हो वहाँ पे भी आपका नहीं लाई करेगा रूट लोकस। तो कहाँ लाई करेगा, ये वही चीज़ हो गई कि रूट लोकस डज नॉट, ठीक है, बिकॉज वही चीज़ हो गई कि दो हमारे टोटल नंबर ऑफ 2 जो कि इवन है, इवन नंबर लाई कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे नहीं करेगा। तो केवल फिक्स कहाँ बचा, ये जो ये ब्लू से हाईलाइट हुआ है बीच वाला पार्ट, ओके, -1 से लेके 0 के बीच में, ये जो -1 से लेके ये इस तरीके से है, यहाँ पे मान लो -1 है और ये 0 है, यहाँ पे हमारा रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। तो ये चीज़ तो हमें अभी प्रेजेंट टाइम में इतने से देख के हमें क्या क्या समझ में आया कि रूट लोकस निकलेगा कहाँ से, डिपार्ट कहाँ से करेगा, अराइव कहाँ पे करेगा और प्रेजेंट कहाँ पे होगा। केवल इतना ही चीज़ हमने सीखा है। अब उसके बाद हमें क्या देखना है कि असिम्प्टोट बनाना है। असिम्प्टोट हमारा बनेगा कुछ ऐसे, ये ओके, ये हम अभी आगे देखेंगे असिम्प्टोट हमारा कहाँ बनेगा, और एंगल ऑफ असिम्प्टोट हमें निकालना पड़ेगा जो कि इस रूट लोकस की ब्रांच से कैसा होगा। अब आप देखो कि रूट लोकस की दो ब्रांच, एक मैं इधर दिखाता हूँ आपको, एक इधर से इधर जा रही है, एक इधर से इधर जा रही है। तो इस जगह पे आके मान लो दोनों मीट कर रही हैं, अगर दोनों मीट कर रही हैं, अब ये कहाँ पे जाएंगी, क्योंकि ये कोलाइड करके मीट कर गई, तो ऐसे ही ये ऊपर की तरफ और फिर ये ऐसे नीचे की तरफ निकल जाएंगी, क्योंकि दो ब्रांच है तो एक ऊपर एक नीचे दोनों तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ होगी कि अब इनको जब इनके पास कोई पाथ नहीं बचेगा तो ये ऐसे ऊपर और नीचे चली जाएंगे, और फिर फाइनली जाना है इनको कहाँ पे, इन्फिनाइट पे जाना है। ये चीज़ देखो वही चीज़ हो रही है, ये जो ऊपर लगा है 0 एट इन्फिनिटी, ये मतलब ये इन्फिनिटी है, ये जो जगह है इन्फिनिटी है, ऐसी ये जो नीचे ये जो जगह है ये इन्फिनिटी है, ये 0 एट इन्फिनिटी। तो ये हमारा यहाँ पे रूट लोकस की ब्रांचेस जा रही हैं। तो प्रेजेंट टाइम में पॉज करके देख सकते हैं, जितना भी स्क्रीन पे मौजूद है वो मैंने पूरा अच्छे से बता दिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर असिम्प्टोट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितना हमारा p - z 2 के इक्वल है। तो ये वही चीज़ हमको बताता है कि z इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी जो 0 है k इक्वल टू इन्फिनिटी, हमारे 2 0 होने चाहिए, 2 zeros होने चाहिए हमारे इन्फिनिटी पे, ओके, उसको k इक्वल टू इन्फिनिटी बोलेंगे उस पॉइंट को। तो इनका एंगल निकालने के लिए पहले एंगल ऑफ असिम्प्टोट, तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट जो टेबल हमने ऊपर दिखी थी रूट लोकस की प्रॉपर्टीज़ में, उसी का इस्तेमाल कर लिया कि अगर हमारा क्या है कि ये जो p - z है ये 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि k की वैल्यू केवल हम 0 और 1 लगा सकते हैं, और 0 और 1 दो लगाएंगे तो दो एंगल निकलेंगे, एक 90 डिग्री एक 270 डिग्री। अब इसको अगर हम देखें अपने डायग्राम में तो देखो आप ये देख सकते हो, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये हमारा रूट लोकस की ब्रांच ही है, और असिम्प्टोट भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका डायरेक्शन और ये जो यहाँ नीचे वाली रूट लोकस की ब्रांच आ रही थी, इसके और इसके बीच में ये क्या 90 डिग्री है, जो कि होना ही चाहिए। अब जब ये नीचे जा रही है तो इसके पहले वाली रूट लोकस की ब्रांच और इसके बीच में अगर देखा जाए तो फिर ये पूरा का पूरा एंगल ये जो है ये 270 डिग्री है। तो इस तरीके से जो फाई ए है असिम्प्टोट के ऊपर हमारा जो एंगल ऑफ डिपार्चर होगा वो 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा। वो हमें कहाँ से पता चला, यहाँ से दिख रहा है, ओके। बाकी हमने टेबल से कैलकुलेट किया जो कि हमारा 2k+1, ओके, 180 डिग्री अपॉन p - z था, और इसमें k की ये वैल्यूज लगानी है, p - z की वैल्यू तो 2 पे फिक्स है। तो ये यहाँ से निकाला, ओके। अब पोजीशन ऑफ असिम्प्टोट की जो होंगी असिम्प्टोट उनकी पोजीशन क्या होगी वो हमें सेंट्रॉइड बताएगा। सेंट्रॉइड में क्या लेना होता है, सम ऑफ, ठीक है, जो भी जितने भी पोल्स हैं उनका रियल पार्ट और जितने भी जीरोज हैं उनका रियल पार्ट, और अपॉन कितना है p - z। तो देखो p - z की वजह से मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, नीचे तो आपका 2 आ जाएगा क्योंकि p - z 2 है। अब हमारा जीरोज तो है ही नहीं, ये सम ऑफ जीरोज है, पोल्स क्या है, एक 0 है और एक -1 है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा -1। तो ये हमें क्या दे देगा -0.5। तो ये जो पॉइंट होगा, मतलब ये पॉइंट कौन सा पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे, ये पॉइंट ये पॉइंट जो होगा ये -0.5 होगा, यही सेंट्रॉइड होगा, यहीं से दोनों ब्रांचेस अलग अलग हमारे डायरेक्शन में निकल जाएंगी, इस जगह पे मीट करेंगी। बोथ रूट लोकस लाई ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। अब ये एनालिसिस करके दे रहा है कि ये जो रूट लोकस की बोथ रूट लोकस के साथ में बोलना चाह रहा है ब्रांचेज, रूट लोकस की दोनों ही ब्रांचेज हमारे क्या है लेफ्ट साइड में लाई कर रही हैं, इसलिए ये सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। ये हमने सीखा भी हुआ है, रूट लोकस हमारा अगर पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में होता है तभी हमारा सिस्टम स्टेबल हो सकता है। अगर रूट लोकस का थोड़ा सा हिस्सा भी राइट साइड में आ गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। फिर ब्रेक अवे, ब्रेक इन पॉइंट और सेटल पॉइंट भी हमने देखा था, जहाँ से हमारा वो मीट करके, ठीक है, मोर देन ऐसे
रूट लोकस ब्रांच मीट करती हैं और फिर दूसरी तरफ निकलती हैं, तो वो पॉइंट होता है। तो वो पॉइंट ये वही पॉइंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने शो किया है, इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि ये जो पॉइंट होगा सेंट्रॉयड वाला, यही हमारा ब्रेक अवे पॉइंट भी होगा। और ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रॉयड और ब्रेक अवे पॉइंट सेम हो, और ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट हो, कभी सेम भी हो सकते हैं, कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे दोनों सेम है, -0.5। ओके, तो वन मूव इन दिस डायरेक्शन, एक रूट लोकस की ब्रांच ऊपर जाएगी और अनदर मूव्स इन दिस डायरेक्शन, दूसरे रूट लोकस की ब्रांच आपका नीचे जाएगी। और ये आपका कंप्लीट रूट लोकस यहाँ पे हमने इस वाले डायग्राम में बना दिया है। ओके, उसके आगे देखते हैं, ये तो देख लिया इतना। उसके आगे देखते हैं 7th प्रॉपर्टी कि हमारा जो मीट करेंगे, ठीक है, मल्टीपल रूट लोकस की ब्रांचेस मीट करेंगी, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए पहले हमें सैडल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं, हमने पहले ही देखा था कि DK/DS की मदद से इक्वल टू 0 करके जो है उसकी मदद से निकालते हैं, ठीक है। DK/DS को अगर आप 0 कर दोगे तो वो आपको क्या देगा, सैडल पॉइंट की वैल्यू देगा। सैडल पॉइंट या ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट, ये हमने सब सीखा हुआ है। तो QS इक्वल टू S² + S + K। अब ये QS कहाँ से निकाला, जो हमारा था K/S S+1 था, इसमें हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, इसको 0 के इक्वल लग दिया, तो ये ऊपर चला गया, तो ये बन गया S² + S और ये K ऐड हो गया इक्वल टू 0। तो ये यहीं से हमने निकाला है, यही चीज़ का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो ये इक्वल टू 0 किया, K इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया, -S² + S। और अब इससे हम DK/DS निकालेंगे, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो -2S + 1 इक्वल टू 0। तो S क्या दे देगा, -0.5। तो सेंट्रॉयड निकालने का तरीका अलग है, DK/DS की मदद से सैडल पॉइंट निकालने का तरीका अलग है, और यहाँ पे दोनों ही हमारा सेम वैल्यू दे रहा है। सेंट्रॉयड भी यही होगा एसिम्प्टोट के लिए, और हमारा ब्रेक अवे भी यहीं से होगा। दोनों ही ब्रांचेस जो मीट कर रही हैं आके, वो यहाँ से दूसरी तरफ निकल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि सेंट्रॉयड एंड ब्रेक अवे पॉइंट कैन भी और कांट भी सेम, मतलब ये प्रॉपर्टी की तरह सेम हो भी सकता है जैसा कि यहाँ पे है, और सेम नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके आगे बात करते हैं, एक नोट में पॉइंट लिखते हैं कि इफ़ ऑल द, ये वही चीज़ है स्टेबिलिटी वाला, इफ़ ऑल द रूट लोकस ब्रांचेज आर कम्प्लीटली इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन, सारी की सारी रूट लोकस जो ब्रांचेज है वो एस प्लेन के बिल्कुल लेफ्ट में होंगी कम्प्लीटली, तभी हमारा सिस्टम जो होगा वो अनस्टेबल होगा। अगर वो कह रहा है कि इफ़ एनी रूट लोकस ब्रांच, अगर रूट लोकस ब्रांच है उसका कुछ भी हिस्सा, एक भी रूट लोकस ब्रांच अगर हमारा राइट साइड में चली गई, तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ़ अ रूट लोकस ब्रांच इज कम्प्लीटली ऑन द जियोमेगा एक्सिस, अगर रूट लोकस की ब्रांच पूरी की पूरी तरीके से जियोमेगा एक्सिस पे है, तो वो हमारा मार्जिनली स्टेबल होगा। ओके, पूरी की पूरी रूट लोकस ब्रांच जो होनी चाहिए वो जियोमेगा एक्सिस पे होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि वाइल द रिमेनिंग ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट में तो उन्होंने चीज़, अगर राइट में थोड़ा सा भी हो गया तो स्टेबल अनस्टेबल वहीं पे वो हो गया, फिर वो मार्जिनली नहीं देखा जाएगा, वो अनस्टेबल हो चुका है। तो बचा हुआ पूरा पार्ट लेफ्ट साइड में होना चाहिए, जो कि ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, और एक रूट लोकस की ब्रांच हमारा जियोमेगा एक्सिस पे, तो मार्जिनली स्टेबल। एक पॉइंट और कहता है कि इफ़ अ रूट लोकस ब्रांच इंटरसेक्ट्स जियोमेगा एक्सिस, एक रूट लोकस की ब्रांच अगर जियोमेगा एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होगा, तो सिस्टम हमारा कंडीशनली स्टेबल होगा। वहाँ पे कंडीशंस आ जाएंगी कि के की रेंज क्या होनी चाहिए, वैल्यूज़ उसके हिसाब से, तो वो सिस्टम हमारा कंडीशनली स्टेबल कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर का। उसके पहले एक चीज़ देखते हैं कि G/H हमने क्या देखा था, K/S और S+1 था, ये हमें पता है पहले से। इससे हमने QS निकाला, जो कि हमने अभी ऊपर निकाला भी था, ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए, सैडल पॉइंट निकालने के लिए। किसके लिए निकाला था, DK/DS को करने के लिए हमने ये निकाला था, S² + S + K = 0। अब यहाँ मैं क्या करूँ कि K की वैल्यू को अगर मैं 0.25 रख दूँ, ओके, तो क्या हो जाएगा, S² + S + 0.25 = 0। तो इसको कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है, तो ω(n) तो हमें दे देगा 0.5, क्यों, क्योंकि जो लास्ट वाला ये टर्म है 0.25, इसको मैं अगर आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, ये जो 0.25 है ये किसके इक्वल है, ये 0.25 ω(n² के इक्वल है। तो अगर ω(n² 0.25 है, तो ω(n) क्या हो जाएगा, √0.25, और √0.25 आपको दे देगा 0.5। तो ω(n) ये आ गया, 2 ω(n) = 1 होगा, तो क्या दे देगा, 1। इसका मतलब कि अगर K की वैल्यू 0.25 होगी, तो हमारा जो सिस्टम होगा उस पॉइंट पे क्रिटिकल डैम्प्ड होगा। ये डिफरेंट डैम्पिंग की कंडीशन हम यहाँ से निकालेंगे। ओके, और अगर हमें सेटल टाइम निकालना है, TS निकालना है, जो कि 4/xi ω(n) के इक्वल होता है, तो उसके लिए हमें पहले xi पता होना चाहिए, जो कि हम cos phi की मदद से निकाल लेंगे, जिसके लिए हमें phi पता होना चाहिए। तो ऊपर अब हम यही देखेंगे कि हम phi को निकालें कैसे। ओके, एंड ω(n) = 0.5 ये रख देंगे, ω(n) 0.5 है वो हमें पता है, तो ये रख देंगे, और TS की वैल्यू को, सेटल टाइम की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो रूट लोकस का क्वेश्चन करते करते भी हम TS निकाल सकते हैं।
उसके लिए फाई पता होना चाहिए। तो ये हमने कुछ बेसिक सा देखा, अब इसको अप्लाई करेंगे इसी रूट लोकस के अंदर। ओके, उसके पहले क्या करना है कि प्रॉपर्टी नंबर 13 जो थी उसको रिवाइज कर लेना है। प्रॉपर्टी नंबर 13 क्या कहती है हमारी, देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन जो के की वैल्यू है, जो अभी हमने अप्लाई क्या किया था, के इक्वल टू 0.25 अप्लाई किया था, तो हमें पता कैसे चला वो निकालने के लिए हम इसको देख रहे हैं। द वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। अब देखो, अब एट एनी पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, अभी हम निकालेंगे उसको सेंट्रॉइड के लिए, जो हम यहाँ पे दोनों ब्रांचेज आके मीट कर रही हैं। तो ये जो कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा के की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालेंगे ओपन लूप गेन। वो किसकी इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द फेजर्स ड्रॉन फ्रॉम ऑल ओपन लूप पोल्स। तो जितने भी ओपन लूप पोल हैं वहाँ से जितना भी फेजर ड्रॉ किया गया है उसका प्रोडक्ट। ओपन लूप पोल्स हमारे दो हैं, एक हमारा -1 पे है, एक 0 पे है, और इस सेंट्रॉइड बीच का पॉइंट है। अब आप बताओ कि इस दोनों ही पोल से इस बीच वाले पॉइंट पे जो फेजर ड्रॉ किया गया है उसका लेंथ क्या है। तो देखो दोनों, क्योंकि ये 0.5 है बीच वाला पॉइंट, ये -0.5 एक्चुअल में, तो ये जो पूरी लेंथ होगी ये 0.5 होगी, ये जो पूरी लेंथ होगी ये भी 0.5 होगी। और वो क्या कह रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट, ओके, इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, मतलब 0.5 इंटू 0.5 हमको क्या दे देगा, 0.25। तो अभी हमने जो के इक्वल टू 0.25 लगाया था वो यहीं से लगाया था। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट होगा सेंट्रॉइड वाला, यहाँ पे जो सिस्टम होगा वो क्रिटिकल डैम्प्ड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू है 0.25, वो हमने पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए ही सॉल्व करी है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई, जो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द फेजर्स, ठीक है, फेजर ड्रॉन। लेंथ ऑफ द फेजर का मतलब कि एक ये वाली लेंथ, इसको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, एक ये वाली लेंथ और एक ये वाली लेंथ, दोनों ही 0.5 है, तो दोनों मिलकर के को बना देगी 0.25। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 13 है। अब आते हैं वापस, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 13 की मदद से टू फाइंड के डॉल, ये उन्होंने वही लिखा है कि टू फाइंड के डॉल फेजर्स फ्रॉम, एक तो 0 से -0.5 पे बनाओ, एक -1 से -0.5 पे बनाओ, कुछ इस तरीके से ये दिखाया भी है कि ये बीच में 0.5 है, तो एक तो ये लेंथ हो गई और एक हमारे ये 0 से ये लेंथ हो गई, तो दोनों का प्रोडक्ट जो कि दे देगा हमें 0.25। ओके, तो 0.25 पे क्रिटिकल डेप्थ मिलेगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, ये के इक्वल टू 0.25 है, तो इसका क्या मतलब है, और जाई इक्वल टू 1, इसको हमने वो भी सॉल्व किया था नीचे से, तो इस पे हमारा सिस्टम जो होगा वो क्रिटिकल डैम्प्ड होगा। अगर हम के की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, 0.25 से ज़्यादा कर देते हैं, तो हमारा सिस्टम अंडर डैम्प्ड बन जाएगा। इसका मतलब कि के की वैल्यू 0.25 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, आप इन्फिनाइट तक देख सकते हो। इसका मतलब क्या है, अंडर डैम्प्ड वाला केस ये है, ये अंडर डैम्प्ड वाला केस है। और अगर 0.25 से के की वैल्यू को हम कम कर देते हैं तो सिस्टम हमारा ओवर डैम्प्ड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि के की वैल्यू अगर 0.25 से कम हो तो आपको जाई जो मिलेगा वो आपको ग्रेटर देन 1 मिलेगा। अब इसको यहाँ प्रूव नहीं किया गया, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जाई निकाला था, जाई इक्वल टू 1, अगर हम क्या करें, के की वैल्यू को 0.25 से छोटा कुछ भी रख दें, मान लो 0.1 रखते हैं, इसका मतलब आप जैसे ही इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है s² प्लस s प्लस के इक्वल टू 0, इसमें के की जगह 0.1 रखोगे तो जाई की वैल्यू सॉल्व क्या आएगी, वो आपको ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ये हमने डायरेक्ट बात करी कि ओवर डैम्प्ड है। अब ये इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, इसी कंडीशन को कैसे करेंगे, देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे तो हमारा क्या है, ये क्रिटिकल डैम्प्ड है, ये 0.5 इंटू 0.5 का प्रोडक्ट है, 0.25 हमको मिला हुआ है। अब इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, जो कि ऊपर की तरफ जा रही वैल्यू है, ये जो वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है ये इससे बड़ी वैल्यू होगी। ओके, क्योंकि हमें इन्फिनाइट तक कहाँ तक देखना है, के इक्वल टू इन्फिनाइट तक। तो ये जो आपका रूट लोकस की ब्रांच है, इस पर हमारा क्या मिलेगा, अंडर डैम्प्ड सिस्टम मिलेगा, इस पूरे के लिए अंडर डैम्प्ड मिलेगा, ये समझ रहे हैं। और ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है, हमारा जो -1 का पोल है और 0 का पोल है, वहाँ से लेके ये जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है यहाँ तक, इस पॉइंट के बीच में अगर मैं इसको हाईलाइट करके दिखाऊँ, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ओवर डैम्प्ड सिस्टम मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई। तो ये बेसिक हमने इधर जितना भी चीज़ था उतना देखा। अब मान लो आपको ज़रूरत पड़ती है कि TS, TR, TD ये सब की वैल्यू को निकालना है। देखो TS की वैल्यू को तो नीचे निकाल के हमने देखा ही था, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, फाई चाहिए, जो कि हमने वहाँ डिस्कस भी किया था कि ये देखो यूज़ फाई चाहिए। तो फाई हम कहाँ से निकालेंगे, इस ग्राफ से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस अपना ये जो ब्रांच है ऊपर जाने वाली है, इस ब्रांच पे कहीं पे भी एक पॉइंट बनाएंगे और उस पॉइंट को इस पोल से, 0 वाले पोल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो एंगल निकल के आएगा, ये एंगल ही आपका फाई कहलाएगा। इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ।
ये जो एंगल है ये एंगल जो निकल के आएगा यही फाई कहलाएगा, और इसी फाई से कॉस फाई निकालेंगे, उसी कॉस फाई की मदद से टी एस हम निकाल लेंगे। ये चीज़ हो गई। तो ये फाई कैसे निकलेगा, वो भी इसी से निकलेगा। कहाँ पे ये अंडर डैम्प्ड है, कहाँ पे क्रिटिकल डैम्प्ड है और कहाँ पे ओवर डैम्प्ड है, ये हमने देखा। के की वैल्यू को हमने सॉल्व पर्टिकुलर पॉइंट पे किया, वो हमने देखा 0.5 इंटू 0.5 मतलब 0.25। उस 0.25 पे हमारा सिस्टम की जो है इक्वेशन, वो जाई की वैल्यू क्या दे रहा है, वो 1 दे रहा है। मतलब हमें पता चला कि जाई की वैल्यू 1 है तो वो क्रिटिकल डैम्प्ड है। जब हमारा के 0.25 होगा, उससे ज़्यादा पे हमारा अंडर डैम्प्ड होगा, ये उससे ज़्यादा वाला पार्ट है, और ये 0.25 से छोटा पार्ट है ये वाला, तो इस पे हमारा क्या होगा, ओवर डैम्प्ड होगा।